जब मैं छोटी थी मुझे कभी भी खून के टेस्ट के दौरान अपना खून निकलवाना पसंद नहीं था। एक तो मुझे सुई से डर लगता था और अब भी लगता है। दूसरी बात यह कि मैं बहुत मुतजस्सिस थी कि वो मेरा खून क्यों ले रहे हैं, वो इसका क्या करेंगे और ये खून उन्हें क्या बता सकता है जो मेरी बीमारी को ठीक करने में मदद दे। ऐसे सारे सवाल मेरे जहन में आते थे जब भी मैं खून के टेस्ट के लिए जाती थी। जैसे सबसे पहले खून है क्या, इसमें क्या होता है, ये सुर्ख क्यों है। ये सारे सवालों के जवाब मुझे बड़े होते हुए मिले और जब मैंने खून के बारे में ज़्यादा सीखना शुरू किया। और यही हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं। हम खून से मुतालिक कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खून है क्या। खून एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो हमारे जिस्म में चीज़ों को जोड़ता है और सपोर्ट करता है, जैसे हड्डियां और कार्टिलेज इसकी मिसालें हैं। ये हमारे जिस्म में कनेक्टिव टिश्यू की मिसालें हैं। लेकिन जब हम हड्डी कहते हैं तो फौरन जहन में कुछ सख्त सा आता है ना? लेकिन खून सख्त नहीं होता, बल्कि खून तो लिक्विड होता है। ये मुसलसल बहता रहता है। ये एक गाढ़ा लिक्विड है। तो खून कनेक्टिव टिश्यू कैसे हो सकता है? ये इसलिए कि ये एक ख़ास किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है। ये मुतहरिक इस तरह है कि ये मुसलसल पूरे जिस्म में सफ़र करता रहता है और ये वाकई जिस्म के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ चीज़ें पूरे जिस्म में ले जाता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स या कोई भी चीज़ जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचानी हो, जैसे आपके दिमाग से पाँव के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक। ये सब खून ही करता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। बालिग इंसानों में तकरीबन 5 से 6 लीटर खून होता है। तो जब हम खून के हिस्सों की बात करते हैं कि खून किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसका जवाब यह है कि खून का ज़्यादातर हिस्सा एक हल्के पीले रंग का फ्लूइड होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। खून का 55% प्लाज्मा होता है, 45% हिस्सा रेड ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है और 1% से भी कम खून प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। तो हमें ये कैसे पता चलता है? क्योंकि अगर आप खून को टेस्ट ट्यूब में डालें तो वो सिर्फ सुर्ख ही नजर आएगा, है ना? आपको कोई हल्का पीला फ्लूइड नजर नहीं आएगा। तो ये जो प्लाज्मा है ये खून से हमें कैसे मिलता है? तो प्लाज्मा हासिल करने के लिए मैं खून को एक टेस्ट ट्यूब में डालूंगी जिसके अंदर एक खास चीज लदी होती है जिसे एंटीकोआगुलेंट कहते हैं। और एंटीकोआगुलेंट वो चीज है जो खून को इकट्ठा होकर जमने से रोकती है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो हम खून के हिस्सों को अलग नहीं कर सकते। तो हम टेस्ट ट्यूब को एंटीकोआगुलेंट से कोट करेंगे, इसमें खून डालेंगे और फिर इसे एक मशीन में डालेंगे जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज में टेस्ट ट्यूब्स बहुत तेजी से घूमती हैं और इस वक्त जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनती है इसकी वजह से चीजें अपने वजन के हिसाब से बैठ जाती हैं। जो भारी चीज है वो नीचे बैठ जाएंगी और इसे पैलेट कहते हैं, और जो हल्की चीज है वो ऊपर मालक होगी और इसे सुपरनेटेंट कहते हैं। तो जब आप खून को सेंट्रीफ्यूज में अलग करेंगे तो जो फ्लूइड ऊपर रह जाता है वही प्लाज्मा होता है। अब ये हल्के पीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स नहीं होते और चूंकि आरबीसी ही खून को सुर्ख रंग देता है, इसलिए प्लाज्मा जिसमें आरबीसी ना हो वो हल्के पीले रंग का होता है। ये सफ़ेद या जर्द रंग का हो सकता है। लेकिन प्लाज्मा में होता क्या है और प्लाज्मा का काम क्या है? तो ये प्लाज्मा के कुछ हिस्से हैं। हैरत की बात नहीं, प्लाज्मा का 95% हिस्सा पानी होता है। ये बस पानी है जिसमें बहुत सी चीज़ें घुली हुई हैं। अब वो चीज़ें कौन सी हैं? इसमें प्रोटीन्स हो सकती हैं जैसे एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी आपके जिस्म में जितने भी आयन्स गर्दिश कर रहे हैं वो भी प्लाज्मा में घुले होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रोटीन्स की एक किस्म है।
ये खून के जमने के अमल ब्लड क्लॉटिंग में शामिल होते हैं, जैसे फैक्टर 3, फैक्टर एक्स और यहाँ तक कि फिब्रिनोजन भी शामिल है। हम इसके बारे में और भी बात करेंगे जब हम खून के जमने के अमल ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। ग्लूकोस, दूसरे न्यूट्रिएंट्स, एमिनो एसिड्स, ये सब जो पूरे जिस्म में गर्दिश कर रहे होते हैं और एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने होते हैं, वो असल में प्लाज्मा में घुले होते हैं। हार्मोन्स जो ग्लैंड से निकलते हैं, जैसे यूटिलाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन, ये सब भी प्लाज्मा में घुले होते हैं। तो प्लाज्मा को आप खून के तमाम नॉन सेल्यूलर कंपोनेंट्स के लिए एक बड़ा ट्रांसपोर्टिंग फैक्टर समझ सकते हैं। जो भी चीज सेल नहीं है, जैसे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल या प्लेटलेट, वो प्लाज्मा में मालक होती है और जिस्म में प्लाज्मा के जरिए मुंतकिल होती है। तो प्लाज्मा कई तरह के काम करता है, जैसे ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में नमकियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में, फ्लूइड बैलेंस को कायम रखने और जिस्म के pH को बरकरार रखने में शामिल है। अगर आपको पिछले बाब से याद हो तो ये बाइकार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में शामिल होता है, जो खून का pH बरकरार रखता है। ठीक है, तो ये सब कुछ खून के प्लाज्मा से होता है। इसके साथ अब हम वाइट ब्लड सेल्स की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादातर प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल्स पर तवज्जो देंगे। एक और वीडियो में हम रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगी। तो वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है सफ़ेद या बेरंग, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स की तरह सुर्ख नहीं होते। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स असल में हमारे जिस्म के इम्यून सेल्स होते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स में शामिल होते हैं और हमारे जिस्म को बाहर से आने वाले बैरूनी मुज़र अजसाम जैसे पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, यहाँ तक कि कैंसरस सेल से बचाते हैं। हमारे अपने सेल्स जो कैंसरस हो गए हों या मुर्दा या ख़राबशुदा सेल्स जिन्हें जिस्म से निकालना ज़रूरी हो, ये सब काम हमारे इम्यून सेल्स करते हैं। इम्यून सेल्स बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये ग्रैन्यूल्स बहुत सी चीज़ें ज़ख़ीरा और ख़ारिज करते हैं, जैसे एंजाइम्स, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, हेपरिन और हिस्टामिन जैसे मादा। इनमें से हर एक का इम्यून रिस्पॉन्स में एक ख़ास काम होता है। ग्रैन्युलोसाइट्स बुनियादी तौर पर 3 बड़ी अक़साम के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स ग्रैन्युलोसाइट्स की अक्सरियत पर मुश्तमिल होते हैं। ये तकरीबन 60 से 65% WBC होते हैं। फिर हमारे पास ईज़नोफिल्स हैं जो तकरीबन 1 से 3% WBC होते हैं, और बेसोफिल्स होते हैं जो WBC का 1% से भी कम हिस्सा है। तो इन सब सेल्स की अक़साम में जो चीज़ मुश्तरक है वो है साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स की मौजूदगी। तो ये ग्रैन्युलोसाइट्स हमारे जिस्म में क्या करते हैं? असल में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में शामिल होते हैं। इनके ग्रैन्यूल्स में एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में और फेगोसाइटोसिस में भी शामिल होते हैं, जिसमें इम्यून सेल जाकर बैक्टीरियल सेल को इस तरह निगल लेता है और फिर जब वो अंदर आ जाता है तो बैक्टीरियल सेल को ख़त्म कर दिया जाता है। तो न्यूट्रोफिल्स ग्रैन्युलोसाइट में ये फेगोसाइटोसिस वाला काम कर सकती हैं। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में भी शामिल होती हैं। फर्ज करें कि आपकी जिल्द पर कट लग गया। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जिल्द का रंग थोड़ा सुर्ख हो गया है। इस जगह पर दर्द भी होता है और वो थोड़ी सी सूज भी जाती है। तो ये सब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का हिस्सा है। ये सब इसलिए होता है ताकि इस जगह पर जरासीम से बीमारी ना हो जाए, क्योंकि ये एक खुला जख्म है। ठीक है, तो माहौल से जरासीम इस जगह से अंदर ना जा सकें। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये यकीनी बनाता है कि वो हिस्सा बहुत जल्दी ठीक हो जाए और कोई जरासीम इस खुले जख्म से जिस्म में दाखिल ना हो सके। ग्रैन्युलोसाइट्स एलर्जिक रिएक्शन में भी शामिल होते हैं। हिस्टामिन जो ग्रैन्युलोसाइट से खारिज होता है वो ख़ास तौर पर एलर्जिक रिएक्शन में शामिल होता है।
फर्ज करें आपको मूंगफली से एलर्जी है। जब आप मूंगफली खाती हैं तो आपका गला बंद हो जाता है, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, खांसी आती है, आंखों से पानी आता है। ये सारा रद्दे अमल हिस्टामीन की वजह से होता है। तो ये हैं ग्रैन्युलोसाइट्स के अफ़ाल। ग्रैन्युलोसाइट्स को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ग्रैन्युलोसाइट्स दो किस्म के होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो WBC का 20 से 30% बनते हैं और मोनोसाइट्स जो WBC का 2 से 8% बनते हैं। लिम्फोसाइट्स भी दो किस्म के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, जो हमारे जिस्म में एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस के लिए बहुत अहम हैं। बी और टी लिम्फोसाइट्स ज़्यादातर एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस में शामिल होते हैं। तो जब हम ग्रैन्युलोसाइट्स के अफ़ाल की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में होते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी को बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स रेगुलेट करते हैं। टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं। एंटीबॉडी भी बी सेल्स के जरिए खारिज होती है। ये बी सेल्स जब किसी खास पैथोजन से मिलती हैं तो ये दो किस्म की सेल्स में तकसीम हो जाती हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। तो ये प्लाज्मा सेल्स ही हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज असल में प्रोटीन्स होती हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं और ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में शामिल होती हैं। ये जाकर खास किस्म के पैथोजन से जुड़ जाती हैं और फिर इम्यून रिस्पांस पैदा करती हैं और इस पैथोजन को ख़त्म कर देती हैं। टी सेल्स भी कैंसरस सेल्स से लड़ने में शामिल होते हैं। ये ख़राब शुदा सेल्स को शनाख्त करते हैं जो कैंसर का सबब बन सकते हैं और फिर जाकर इन सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। मदाफ़ती यादाश्त इम्यून मेमोरी भी बी लिम्फोसाइट्स बरकरार रखते हैं। तो जब बी लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं तो ये मेमोरी बी सेल्स भी बनाते हैं। ये सेल्स हमारी खून की गर्दिश में काफ़ी देर तक रहते हैं और जब वही जरासीम दोबारा मुस्तकबिल में दूसरी बार हमला करते हैं तो नई मदाफ़ती यादाश्त हरकत में आ जाती है। ये सेल्स फ़ौरन ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और फ़ौरन जरासीम को ख़त्म कर देती हैं, इससे पहले कि वो मुस्तकबिल में कोई बीमारी पैदा करे। इसी बुनियाद पर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन होती है। ग्रैन्युलोसाइट्स भी फेगोसाइटोसिस में शामिल होते हैं। मोनोसाइट्स वो सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस कर सकती हैं। तो मजमूई तौर पर ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स हमारे जिस्म को बैरूनी मुज़र अजसाम, कैंसरस सेल्स और यहाँ तक कि अपने मुर्दा और ख़राबशुदा सेल से भी बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो जिस्म से साफ करना ज़रूरी होती हैं। ये सारे अमल हमारे वाइट ब्लड सेल्स के ज़रिए होते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। हम इस वीडियो को आगे जारी रखेंगे जहां हम रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे।